हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा सीपीयू, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जो हाई प्रेशर बॉयलर्स रहते हैं, जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स रहते हैं, आ, उसमें हम जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिनमें हाई हाई प्रेशर बॉयलर रहते हैं या सुपर क्रिटिकल बॉयलर रहते हैं, उनमें हम कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट जो है वो क्या है, ये एक छोटा डीएम प्लांट है या डीमिनरलाइज वाटर प्लांट है जो कि हमारी वाटर की इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है। ठीक है, तो हमारा जो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है वो कहाँ लगा रहता है। दूसरा पढ़ेंगे कि जो सिर्फ सुपर जो क्रिटिकल पावर प्लांट होते हैं उसी में हम क्यों यूज़ करते हैं हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। फिर उसके बाद में हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, इसके अंदर जो केमिस्ट्री रहती है, जो केमिकल रिएक्शंस रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरीके से जो हमारा सीपीयू है वो वर्किंग इसकी रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सीपीयू होता क्या है। जो हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है, ये हमारा जो कंडेंसर है इसके आउटलेट पे जहाँ से हमारा जो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है उसके बाद में यहाँ पर लगा रहेगा सीपीयू। ये एक मिनी डीएम प्लांट है। अब बात करें कि ये जो हमारा सुपर क्रिटिकल यूनिट होती है उन्हीं में हम क्यों लगाते हैं। जो नॉर्मल यूनिट है, जो हमारी जैसे 100 मेगावाट की या 200 मेगावाट की, उन यूनिट में हम क्यों नहीं लगाते जिसमें प्रेशर कम रहता है। तो बेसिकली जहाँ पर आपका जो ड्रम रहता है, जिन यूनिट के अंदर जो कम प्रेशर की रहती है, जो सुपर थर्मल प्लांट रहते हैं जिसके अंदर सुपर क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर नहीं जाते, वहाँ पर बॉयलर है वो वंस थ्रू बॉयलर नहीं होते। और वहाँ पर एक जो ड्रम होता है उसमें एक ड्रेन लगा रहता है और इस ड्रेन से हम जो हमारा कंटिन्यूस जो ब्लोइंग कराते रहते हैं, जैसे सीबीडी लगे रहते हैं, कंटिन्यूस ब्लो डाउन करवाते हैं वाटर का। उससे क्या होता है, और साथ में जो हमारा सीटीपी रहते हैं, कंडेंसेट जो मेकिंग पंप रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप डीएम वाटर है उसको मेकअप करते रहते हैं और साथ में ड्रेन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर जो इसका वाटर और स्टीम का जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपका जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग बना रहता है। लेकिन जो आपके वंस थ्रू बॉयलर रहते हैं, वंस थ्रू बॉयलर जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर रहते हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक आपकी जो कंटिन्यूस जो आप ड्रेन कर रहे थे वाटर वो नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बार बार वाटर रिसाइकिल होता है, बॉयलर टरबाइन कंडेंसर फिर अगेन डीएरेटर बॉयलर टरबाइन, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर है उसके अंदर जो हमारा इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है। जो जैसे बॉयलर है वो अपना आयरन का बना हुआ है, ठीक है, जो ट्यूब्स है वो आयरन की बनी हुई है, तो वहाँ से आपके कुछ आयरन मिक्स हो गया। उसके बाद जो पाइप्स हैं, ठीक है, जो वाल्व वगैरह हैं जो आपके कॉपर का बना हुआ है, तो ऐसे करते करते कुछ इम्प्योरिटीज उसमें ऐड होती जाती है। जैसे आपकी टरबाइन की ब्लेड्स हो गई, ठीक। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो CW वाटर है, अगर ये लीकेज कर गया, अगर बिल्कुल माइनर लीकेज भी है तो भी यहाँ पर जो कंडेंसेट वाटर है उसको ये इम्प्योर कर देगा। तो ये इम्प्योरिटी हम दूर करते हैं हमारा जो कंडेंसिंग पॉलिशिंग यूनिट है इसको लगा के। तो ये समझ में आ गया हमारे कि कंडेंसिंग पॉलिशिंग यूनिट है वो हमारी सिर्फ सुपर क्रिटिकल्स में क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये वंस थ्रो बॉयलर्स होते हैं, इसमें हम ड्रेन नहीं करवाते हैं वाटर को। और ये वाटर को ड्रेन नहीं करवाने की वजह से और नया जो मेकअप है डीमिनरलाइज वाटर का वो हम कम से कम करते हैं। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है वो लगाते हैं। अब जान लेते हैं कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है उसकी वर्किंग क्या रहती है। तो हमारी जो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है, इसमें सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो हमारी कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है वो कहाँ लगी रहती है। कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट लगी रहती है हमारा जो सीईपी का डिस्चार्ज है, ये हमारा सीईपी है, हमारे 3 सीईपी है, इनका डिस्चार्ज हेड रहे, ठीक है।
सीईपी का काम होता है जो हमारा हॉट वेल है उससे वाटर को डीएरेटर तक भेजना, ठीक है। और उसका कुछ पाथ इस तरीके से होता है कि सीईपी का डिस्चार्ज हेडर, फिर हमारा ग्लैंड सील कूलर, फिर हमारा सीपीयू, और फिर आ जाते हैं हमारा यहाँ पर हीटर्स आ जाते हैं, एलपी हीटर्स आ जाते हैं, और यहाँ ले जाके ये वाटर को स्प्रे करता है डीएरेटर में, और यहाँ पर जो डीएरेशन होता है। तो जो सीपीयू जो आज पढ़ रहे हैं हम, पिछले वीडियो में हमने जीएससी की बात कर ली थी, आज सीपीयू पढ़ रहे हैं, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। इसका काम रहता है कि यहाँ पर जितनी भी इम्प्यूरिटीज आ रही है, कोशिश की जाए कि वो इम्प्यूरिटीज आपकी यहाँ पे हम सेपरेट कर लें, और जो आगे जो वाटर जा रहा है वो हमारा प्योर डीएम वाटर यहाँ जाए, ठीक है, टीरेटर में। अब ये इम्प्यूरिटीज अलग कैसे होती है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं। जो हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। कुछ इस तरीके से एक जो हमारा ग्लोब जैसा आकार रहता है इसका, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे वर्किंग। बेसिकली इसमें एक रेजिन बेड होता है। अब इसमें मिक्स रेजिन बेड जनरली हम यूज करते हैं। बाकी रेजिन बेड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है केटाइनिक, केटाइन रेजिन होती है, एक होती है एनाइन रेजिन। अच्छा, केटाइन रेजिन और एनाइन रेजिन के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हमारा एक रेजिन बेड होता है, इसके थ्रू हम वाटर फ्लो करवाते हैं। जो हमारा सीईपी से वाटर आता है, कंडेंसेट वाटर, वो यहां पर आता है, ठीक है। सीईपी से यहां पर जो इनलेट हो रहा है, सीईपी के जो आउटलेट हेडर से जो हमारा वाटर आ रहा है, जो कंडेंसेट है, वो यहां पर इनलेट हो रहा है सीपीयू में। यहां से ये वाटर स्प्रे करते हैं हम कुछ इस तरीके से रेजिन बेड पे, ठीक है। ये हमारा रेजिन बेड है, और यहां से हम एक आउटलेट हेडर निकालते हैं, जहां से हमारा जो प्योर कंडेंसेट है वो डीएरेटर की तरफ चला जाएगा, या जो हमारे एलपी हीटर्स हैं उनकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहां पर ये तो हो गया हमारे जो कंडेंसेट वाटर का इनलेट, और ये हो गया कंडेंसेट वाटर का आउटलेट। कुछ इस तरीके से ये सीईपी से वाटर आएगा, यहां स्प्रे होगा, ठीक है, और यहां से हमारा ये आउटलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेजिन को भी समय समय पे रीजनरेट करना पड़ता है। उसके लिए हम इस रेजिन को खाली भी करते हैं और इस रेजिन को टॉपअप भी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर तो एक रेजिन का ड्रेन पंप लगा दिया जाता है, जो हमारा यहाँ पर हो गया ड्रेन, रेजिन ड्रेन, ठीक है। यहाँ पर रेजिन को वापस फिल करने के लिए ये हो गया रेजिन फिलिंग। यहाँ पर रेजिन फिलिंग के लिए एक पाइप इनलेट रहता है, और यहाँ पर एक ड्रेन रहता है रेजिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक वेंट लगा रहता है, उसको हम डीगैसिफायर भी कहते हैं, ठीक है। डीगैसिफायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वेंट लगा रहता है, जो कि यहाँ पर जो हमारी CO2 जनरली फॉर्म होती है इसमें, उसको निकालने के लिए ये वेंट लगा रहता है। यहाँ पे मेन होल्स रहते हैं, जिसके लिए आप अगर मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसके लिए अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे ग्लास विंडोज़ रहती है, जो कि आपकी रेजिन का कलर और स्टेटस चेक करने के लिए आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्किंग के बारे में कि वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पर ये जो रेजिन बेड है, रेजिन बेड में जैसा कि हमने बताया यहाँ पे केटाइन और एनाइन रेजिन होती है। तो केटाइन और एनाइन रेजिन क्या होती है? बेसिकली हमारी रेजिन होती है वो एक पॉलीमर का
बना होता है और उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो हम जो पॉलीमर की रेजिन होती है उसको सबसे पहले HCl से चार्ज करते हैं और जैसे ही HCl से चार्ज करते हैं तो यहाँ पर ये केटाइन रेजिन फॉर्म हो जाती है। और अगर किसी रेजिन को हम NaOH से चार्ज करेंगे तो वो रेजिन बनेगी, वो हमारी एनायनिक रेजिन बन जाएगी, या यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन और यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन। ठीक है। अब अगर HCl से चार्ज करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिन का कंपोजिशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा RH, और यहाँ पर जो Cl जो है क्लोरीन है वो यहाँ से हम ड्रेन कर लेते हैं। Cl को जो क्लोरीन है उसको हम अलग ड्रेन कर लेंगे, जो HCl से हम इस रेजिन को कैटाइनिक रेजिन बना लेंगे और NaOH से हम इसको बना लेंगे एनायनिक रेजिन, और यहाँ पे जो सोडियम है उसको हम ड्रेन कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कैटाइनिक रेजिन और एनायनिक रेजिन। ठीक है। बेसिकली क्या करना है आपको, रेजिन के ऊपर जैसे ही HCl एसिड डालोगे उससे आपका जो H+ आयन है वो यहाँ पे रेजिन के साथ रिएक्ट करके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो आपकी ड्रेन हो जाएगी, और यहाँ पर जो आपका सोडियम आयन है वो ड्रेन हो जाएंगे और जो OH है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये तो हो गया आपकी रेजिन, कैटाइनिक और एनायनिक। अब आ जाते हैं कि इसका जो केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो आपके जो CPU में वो कैसे होती है। तो जो CPU में केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जो इम्प्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती है। जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो होती है हमारी, जैसे हमारा NaCl हो गया, ठीक है, हमारे पास में सोडियम का कार्बोनेट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो इम्प्योरिटीज़ रहती है, और जब ये इम्प्योरिटीज़ आपकी रहती है तो कुछ यहाँ पर आपके आयंस फॉर्म हो जाते हैं। जब आप इसको रेजिन में जब वाटर को एंटर कराओगे, यहाँ पर जो ये कंडेंसेट वाटर है वो तो जो प्योर वाटर की बात करें तो H2O होता है। अब H2O के साथ में आपने इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ है वो भी आपकी आ गई, ठीक है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेके जाओगे हमारे पास में रेजिन में लेके जाओगे, तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले मान लो सपोज करो आप एसिड रेजिन के अंदर ये वाटर गया, रिएक्ट किया, तो एसिड में क्या होता है, एसिड जो हमारी कैटाइन रेजिन है उसमें RH होता है, ठीक है। अब ये RH जब ये रेजिन है, ये रेजिन रिएक्ट करेगी इसके साथ, तो यहाँ पर ये रेजिन क्या करेगी, कुछ इस तरीके से जो आपका यहाँ पर जो इनको आयन में तोड़ देगा, और आयन में तोड़ने के बाद में यहाँ पे Na+ हो गया, यहाँ पे CaCl जो कैल्शियम है +2 आयन हो गया, मैग्नीशियम का +2 आयन हो गया। इसी तरीके से जो हमारा Fe+2 या सिलिकॉन +2, कुछ इस तरीके से ये आयन है ना, ये आयन क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन थी, ये रेजिन थी जो हमारी, ये यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी, और यहाँ पर रेजिन है वो अपने साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे बना लेगी रेजिन के साथ में। ये हो गया हमारा सोडियम, उसके बाद में रेजिन के साथ में ये कैल्शियम, रेजिन के साथ में मैग्नीशियम, रेजिन के साथ में सिलिका, रेजिन के साथ में आयरन, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे जो H जो बच गया था, ये H यहाँ पे फिर से रिएक्ट करके यहाँ से बना लेगा HCl, ठीक है। यहाँ पे आपके HCO3, ठीक है, उसके बाद में HCl, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जो ये जितने भी आपका केमिकल जो रिएक्शन हुई, इसके अंदर ये तो जो हो गए वो एब्जॉर्ब कर लिया आपके रेजिन ने, जितने भी आपके कैटाइन थे वो एब्जॉर्ब कर लिए। अब आपके पास में क्या बचा, अब आपके पास में यहाँ बचा HCl, जो कि आपको आप
जो रिएक्शन करवाने के लिए लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी ROH के साथ में, ठीक है। तो यहाँ जब ROH के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो फॉर्म होगा, ये ROH होता है, ये क्या है, ये हमारी एनायनिक रेजिन है, ठीक है। एनायनिक रेजिन कुछ इस तरीके से यहाँ पे H2O बना लेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका H2O प्लस CO2 बना लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ के जितने भी ये हैं, इनके साथ में ये ROH है, यहाँ पे OH फ्री हो जाएगा, OH फ्री हो जाएगा, और रेजिन है वो इनको जो एनाइन है, यहाँ पे एनाइन थे, उनको ये रेजिन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साथ में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके जो केटाइन है, केटाइंस हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके जितने भी केटाइंस थे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, सिलिका, उसको आपका जो एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो रेजिन था वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो यहाँ पर एनाइन थे, जैसे Cl- या कार्ब HCO3-, इन सबको यहाँ पर जो हमारा बेसिक जो रेजिन था, स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन था, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से जो इम्प्योरिटीज कुछ इस तरीके से आउट हो जाएगी, और जो हमें मिलेगा वो हमें यहाँ पर आउटलेट पर हमारे को प्योर कंडेंसेट मिल जाएगा, जिसको हम डीएरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा जो CPU कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। ये जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो ये हमने देखी, ये रिएक्शंस एक एक करके आप अलग से किसी कॉपी में, नोटबुक में राइट करो, और उसको एक एक करके आप रिएक्शन बनाओ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी बेसिकली ये जो रिएक्शंस है वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर जो H+ आयन था, इसको रिलीज करके यहाँ से ये हमारा एनाइन को है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से आपका जो OH है उसको रिलीज करके यहाँ पे केटाइन को ये अपने साथ में एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये एब्जॉर्ब करते करते जो हमारा बेड है, मिक्स बेड है, ये एक टाइम आएगा कि इसकी कैपेसिटी 100% अचीव हो जाएगी, जब इसके अंदर जो रेजिन थी उसके अंदर केटाइन और एनाइन है वो पूरी तरीके से भर जाएंगे। तब आपको क्या करना है कि इस रेजिन को पूरी को ड्रेन करना है, इस रेजिन को रीजनरेट करना है, और फिर आपको वापस इसको फिल कर देना है। तो ये आपका जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर ये रेगुलर साइकिल चलता रहता है। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे आपके जो सजेशंस है वो हमें देते रहे, ताकि हम अच्छे से अच्छा आपके पास कंटेंट लेकर आ सकें। थैंक यू।